नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें आज के वीडियो में हम बात करेंगे चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 24 मदात्य चिकित्सा के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर करें, हमारा पढ़ने में यूं ही मन लगता रहे। इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 24 मदात्य चिकित्सा अध्याय। अब इसमें पढ़ने लायक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या की टॉपिक्स क्या हैं। मद्य की निरुक्ति, ठीक है। मद्य सेवन से क्या क्या आपको लाभ हो सकते हैं उसके बारे में। मद्यपान की विधि, कि मद्यपान ऐसे नहीं कि भाई दारू की बोतल उठाए और पी गए 3 4 5 बोतलें, ऐसे नहीं। विधि पूर्वक मद्यपान करने को बताया गया है। और विधि पूर्वक जो क्या विधि होती है मद्यपान की, वो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। मद्य और ओज के गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मद्य का ओज पर प्रभाव, कि मद्य अधिक मद्यपान अगर अपन करें तो उसका ओज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो उस बारे में अपन पढ़ेंगे। मद की अवस्थाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्टेजेस होती है, तो उनके बारे में डिटेल में अपन वर्णन पढ़ेंगे। मद्य के गुण, षट्त्रिक और अष्टत्रिक वर्णन। एक अष्टत्रिक अपने तिसरेशनी अध्याय में आपने पढ़ा, और एक अष्टत्रिक ये होगा जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर मद्यपान के अयोग्य, इसके बाद मदात्य प्रकरण, निदान संप्राप्ति भेद लक्षण, मदात्य की विभिन्न चिकित्साएं, अनुतर्ष चिकित्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यूजी में, अनुतर्ष चिकित्सा, ठीक है। पंचाम्ल द्रव्य, अष्टांग लवण, अष्टांग लवण का रोगाधिकार कभी कभी पूछ लिया जाता है, ध्वंसक एवं विक्षय रोग, ये, और मद्यपान न करने से लाभ। ऐसा नहीं आचार्य कि मद्यपान को पूरा सपोर्ट करते हैं, वो ये भी करते हैं जो मद्यपान नहीं पीता उसको क्या क्या लाभ होता है, ठीक है। तो दोनों बातें बता रखी है। और मद्यपान जो करता भी है तो उसको विधि पूर्वक मद्यपान करना चाहिए, वही उसके लिए लाभकारी होता है, ठीक है। टॉपिक को शुरू करते हैं। अथा तो मदात्ययम चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति है स्मः भगवान आत्रेय, कि अब जो है विष चिकित्सा अपन ने पहले पढ़ा था, उसके बाद मदात्य रोग चिकित्सा कही जाएगी, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा, ठीक है। अब मद्य के बाद, विष के बाद मद्य का वर्णन यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि विष और मद्य दोनों के एक जैसे से गुण होते हैं, एक रस में अंतर होता है। विष जो होता है वो अव्यक्त रस होता है, और मद्य कैसा होता है, अम्ल रस, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आगे हम पढ़ते हैं। सुरै सुरेश सहितैर्या पुरा परिपूजिता सोत्रमण्याम हूयते या कर्मवीर्या प्रतिष्ठिता, कि जो प्राचीन काल में जब है इंद्र आदि देवता जो है प्रतिष्ठा प्राप्त हुए थे, ठीक है, मतलब इंद्र आदि देवताओं की पूजा करते हैं हम, देवताओं के नाम के यज्ञ करते हैं। तो वहाँ बता रखा है एक यज्ञ का वर्णन है, सोत्रामणि यज्ञ। तो सोत्रामणि यज्ञ एक ऐसा यज्ञ था जिसमें देवताओं द्वारा आहुति दी गई थी, और देवताओं ने किसकी आहुति दी थी, मद्य की, ठीक है। और जो पुराने ज़माने में ऋषि और ऋषिगण होते थे वो यज्ञ की सिद्धि के लिए मदिरा का दर्शन एवं स्पर्शन करना उत्तम समझते थे, ठीक है। ये मदिरा का, मद्य की प्रशंसा की गई है यहाँ पे। दूसरा बात है अपन आगे, मद्य की निरुक्ति। तो योनि संस्कारानामाद्यैर विशेष बहुधा चया भूत्वा भवत्येक विधम सामान्यान मद लक्षणम, सामान्यात मद लक्षणम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि वह मदिरा योनि यानी उत्पत्ति स्थान से, संस्कार नाम आदि की विशेषताओं से भिन्न प्रकार की होकर अनेक प्रकार के होने के बाद भी सभी से मद उत्पन्न करती है। मतलब इसने बता रखा है कि मदिराएं अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे योनि के अकॉर्डिंग अलग हो सकती है, संस्कार करके उसके अलग हो सकती है, अलग अलग विशेषताओं को प्राप्त कर सकती है। ये सब होने के बाद भी सभी प्रकार के मदों का एक सिंपल लक्षण होता है, एक सामान्य लक्षण होता है, वो क्या है, मद या नशा उत्पन्न करना। बस यही बता रखा है। तो आप यहाँ पे यही याद रखना इसकी निरुक्ति में, भूत्वा भवत्येक विधा सामान्यात मद लक्षणम, या सामान्यात मद लक्षणात्, मतलब कितनी ही प्रकार की मदिरा हो, कितनी ही प्रकार की मद्य हो, उन सब का एक सामान्य लक्षण होता है, वो क्या होता है, मद, यानी नशा उत्पन्न करना, ये चीज़, ठीक है। फिर यहाँ पे बता रखा है, हिंदी याद कर लेना इसकी आप,
कि मद्य अमृत के तुल्य कैसी है, कि जो मद्य मद सामान्य से एक प्रकार की होते हुए अमृत बनकर देवताओं के लिए, सोम बनकर द्विजातियों के लिए, द्विजाति मतलब वैद्य को बोला है, ठीक है, या फिर जो ऋषि मुनि इनको बोला है, ठीक है, जिनको वेदों का भी ज्ञान होता है, तो द्विजातियों के लिए उत्तम कल्याण को देती है, अर्थात इसके सेवन से सभी को कल्याण से युक्त करती है। मतलब यहाँ पे मद्य की प्रशंसा की गई है कि मद्य कैसी है, अमृत तुल्य है। इसके बारे में आगे डिटेल में बताएंगे कि युक्तिपूर्वक पी गई मद्य अमृत के समान होती है और अयुक्तिपूर्वक या गलत ढंग से पी हुई मद्य विष के समान शरीर को नष्ट कर देती है। तो वो चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ जानी, मद्य की निरुक्ति आपने देख ली। किस यज्ञ में मद्य को आहुति दी गई थी, तो सोत्रामणि यज्ञ में। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, सोत्रामणि यज्ञ वाला, कि सोत्रामणि यज्ञ में मद्य की आहुति दी गई थी। मद्य की निरुक्ति पूछ ली 2 नंबर में। तो भूत्वा भवत्येक विधा सामान्यात मद लक्षणम। मद्य अमृत तुल्य, ये मैंने बता दिया कि देवताओं के लिए अमृत के समान है, द्विजातियों के लिए सोम बनकर जो है उत्तम कल्याण को देने वाली है, ठीक है। अब मद्य सेवन के उपमाएं बता रखी है कि मद्य की उपमा किससे दी गई है, तो अश्विनी कुमारों के महातेज से, पहला पॉइंट यहाँ पे डाल लो। दूसरा, सरस्वती के बल स्वरूप से, दूसरा पॉइंट यहाँ डालो। इंद्र का वीर्य स्वरूप, तीसरा यहाँ डाल लो, ठीक है। और चौथा है सोत्रामणि यज्ञ में सिद्धि प्राप्त मदिरा या सोम, ठीक है। ये 4 रूप दिए गए हैं, 4 उपमाएं दी गई है। तो ये चारों उपमाएं याद रख लेना। 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि मद्य को दी गई उपमाओं का वर्णन कीजिए, 2 नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मद्य के सेवन के लाभ बता रखे, बुद्धि को बढ़ाने वाली होती है, ठीक है। फिर इसके सेवन से वाक शक्ति में वृद्धि होती है, शरीर की पुष्टि होती है, परम शांति मिलती है, ठीक है। इसके अलावा सुर, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, मनुष्यों द्वारा इसको क्या कहा गया है, रति कहा गया है। सुरा का विधि पूर्वक सेवन करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बता रखा है। ये आप रीडिंग मार लेना। तो मद्यपान के लाभ बता दिए हमने, निरुक्ति वगैरह बता दी। अब बात करते हैं मद्यपान की विधि, कि मद्यपान कैसा करना चाहिए। शरीर कृत संस्कार है, शुचिर उत्तम गंधवान, प्रावृत्तो निर्मलैर वस्त्रैर, ठीक है। और उत्तम जो गंध वाले हैं, उन गंध वाले जो वस्तु है जैसे चंदन आदि का लेप करना चाहिए। विचित्र विविध अस्त्र, रत्नाभरण भूषी, तो रत्नाभरण भूषित यहाँ पे तय है, ये है ना, रत्नाभरण भूषित है। मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला का सबसे पहले अच्छे से शरीर को स्वच्छ कर लो, नहा धो लो आराम से, ठीक है। पुनः स्नान आदि से संस्कृत एवं पवित्र मनुष्य को उत्तम चंदन आदि का लेप करना है, ठीक है, ताकि सुगंधित माहौल अच्छा रहे आपका। मतलब कुल मिला के आसपास का माहौल अच्छा होना चाहिए, खुद साफ सुथरे और अच्छे होने चाहिए, ठीक है। फिर सुगंधित व ऋतु अनुसार जो भी वस्त्र हैं, जैसे गर्मियों में हल्के कपड़े, श्वेत वस्त्र, इनका धारण करने का कहा है। सर्दियों में वो मतलब ऊन वगैरह के कपड़े, वुलन क्लॉथ्स वगैरह, इनको अपन धारण करते हैं ना सर्दी से बचने के लिए, तो उनका। तो ऋतुआनुसार वस्त्र धारण करना, ऋतुआनुसार नाना प्रकार के सुगंधित फूलों की माला, रत्न आभूषणों से आभूषित होकर। फिर उसके बाद क्या बता रखा है, देव ब्राह्मणों की पूजा करके, उत्तम मांगलिक द्रव्यों का स्पर्श करके, ऋतु के अनुसार प्रशस्त देश जहाँ पर पुष्प बिखरे हुए हों, ये सब चीज़ें आप रीडिंग मार देना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल मिला के इन्होंने क्या क्या बता रखा है, सबसे पहले पॉइंटों में अपन समझते हैं। पहला पॉइंट, शरीर स्वच्छ होना चाहिए, शुचि होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद उत्तम जो गंध वाले द्रव्य उनका लेप करना चाहिए, जैसे चंदन आदि का लेप। तीसरा पॉइंट कि ऋतुआनुसार स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, ठीक है, ऋतु अनुसार। गर्मियाँ तो हल्के सफ़ेद वस्त्र और सर्दियाँ हैं तो ऊन वुलन क्लॉथ्स वगैरह इनका जो है ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ऋतुआनुसार जो है रत्न आभूषण, फूल माला, इनका धारण करना है। फिर क्या करना है, देव ब्राह्मणों की पूजा करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऐसे देश में जाना है जो आपके लिए पूरी तरह सूटेबल हो, जहाँ पर अच्छा सामने वातावरण हो, अच्छी सीनरी हो, ये सब चीज़ें हों, ठीक है। और तकिया बिस्तर वगैरह सब लगे हुए हों वहाँ पे, सुखदायक आसन हो, ठीक है। और जहाँ पे फिर ठीक है, जगह के बारे में बता दिए। फिर मद्य कौन सी होनी चाहिए, विचित्र प्रकार की मद्य होनी चाहिए, नाना प्रकार की सुगंध वाली, और अनेक पात्र होने चाहिए हर तरह के, ठीक है। तो वो चीज़ जैसे मॉडर्न में अपन कोरिलेशन करें तो वाइन के लिए वाइन गिलास हो गया, बियर के लिए बियर के अलग गिलास होंगे, तो ऐसे मतलब अलग अलग तरह के जो पात्र हैं उनमें, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बता रखी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको काम की चीज़ अपन देखें
तो मद्यपान में प्रयोग होने वाले व्यंजन, ठीक है। तो मद्यपान के साथ अपन क्या लेते हैं, तो जैसे नॉर्मल जो पीते हैं वो तो जानते होंगे, चखना। तो ये चखने की बात की है, ठीक है। तो मद्य के अनुकूल नाना प्रकार के ऋतुआनुकूल इरितक फल, जैसे प्याज वगैरह, अदरक, इनके नमकीन पदार्थ, ठीक है, अत्यधिक गंधयुक्त चटनियाँ, इसके अलावा भूमि और जल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले विहंगचर पक्षी, तो इन सब पशु पक्षियों का जो मांस हो गया, ये सब क्या हो गए यहाँ पे जो आगे मद्यपान के साथ प्रयोग होने वाले व्यंजन, ठीक है। समझ गए कि नमकीन, प्याज वगैरह की सैलेड्स वगैरह हो गए, और अलग अलग गंदगी और है ना चटनियाँ हो गई विभिन्न प्रकार की। इसके अलावा जो पक्षी हो गए, ठीक है, भूमि पर रहने वाले पशु हो गए, उनके भुने हुए मांस, तो ये सब जो हैं अपने भगवान की देवताओं की पूजा स्तुति करके मद्य को पानी मिला के जल से जल पीना चाहिए। और स्वयं मद्य पीने से पहले थोड़ा सा है ना मद्य भूमि को समर्पित करना चाहिए, भूमि पर डालना चाहिए, ठीक है, पृथ्वी पर डालना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर बता रखी है। अब वात्तिक प्रकृति, पुरुपैत्तिक और कफज प्रकृति के लिए थोड़ा अलग अलग मद्यपान बता रहा है। क्यों? क्योंकि उनके लिए फिर मद्य की अलग अलग टाइप होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मद्यपान करना है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अकॉर्डिंग ही क्या होंगे, मद्यपान के साथ आने वाले व्यंजन होंगे। वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि वात प्रकृति पुरुष में अभ्यंग, उत्सादन, स्नान, वस्त्र धूपन, उल्लेपन वगैरह करके उष्ण अन्न का सेवन करके मद्यपान करना चाहिए, ठीक है। पित्त में शीतल उपचारों द्वारा, ठीक है, जैसे ठंडे चंदन आदि का प्रयोग करना चाहिए, मधुर शीतल अन्नों का सेवन करना चाहिए मद्यपान के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ बता रही है। कफज में वो मरीच आदि जो द्रव्य हैं उनके साथ करना चाहिए, जो शीतल न हो ऐसे द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। फिर जौ गेहूँ से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जंगल मांस खाकर मदिरा का सेवन करना चाहिए, ये बता रखा है। फिर उसके बाद अपन विभिन्न पुरुषों के लिए विभिन्न मद्य बता रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूजी के हिसाब से 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या है, वातिकेभ्यो हितम मध्यम प्रायो गुड़ पैष्टिकम, कि जो वात प्रकृति का पुरुष उसमें गुड़ और चावल की बनी मदिरा जो है वो लाभकर होती है, वो लाभकारी होती है। कफ पित्तादि के व्यस्तु मार्द्विकम माधवम चयत, कि भाई जो कफ और पित्त प्रकृति वाले पुरुष हैं उनमें मधु, माध्विक मतलब मधु से बनी मदिरा, और मार्द्विक, माधव तो हो गई मधु से बनी, और मार्द्विक हो गई मुनक्का से बनाई हुई मदिरा जो होती है वो क्रमशः हितकर होती है। मतलब कफ में मतलब माध्विक मधु की बनी, आप जानते हो कफ का शमन कौन करता है, बढ़िया, मधु। और पित्तज में मुनक्का की बनी, मुनक्का का आप जानते हो गुण पित्तनाशक होता है, ठीक है, तो वो वात पित्तनाशक होता है, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हो। फिर मद्य गुणकारक भी होती है और दोषकारक भी होती है, इस बारे में बता रखा है। बहुद्रव्यम बहुगुणम बहुकर्मम मदात्मकम गुणैर्दोषैश्च तन्मध्यम उभयम च उपलक्ष्यते, कि बहुत सारे गुण वाली भी होती है मद्य, बहुत से द्रव्य से युक्त होती है, बहुत से कर्म करने वाली होती है, और मद को उत्पन्न करने वाली होती है। इसके अलावा मदिरा के गुण भी बहुत होते हैं और मदिरा के दोष भी बहुत होते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के मद्य मद को उत्पन्न करने वाले होते हैं, इसलिए मदिरा सामान्य रूप से गुण करने वाली और दोषों को उत्पन्न करने वाली होती है, मतलब दोनों कर्म करने वाली होती है, ठीक है। फिर अपने आते हैं आगे विविधि युक्त, मैंने जो आपको बताया था विधि युक्त मध्य अमृत के तुल्य और अविधि युक्त विष तुल्य, ये बताएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, विधिना मात्रया काले हितैरन्यर्थ यथा बलम, ठीक है, प्रहष्टो यह पिबेन मध्यम तस्य स्याद अमृतम तथा, कि जो विधि पूर्वक मद्य सेवन अपन करते हैं वो अमृत के तुल्य होती है, ठीक है। उचित मात्रा में विधि पूर्वक उचित काल में उचित बल के अपने बल के अनुसार हितकर अन्नों के साथ जो मदिरा पान करता है वो अमृत के समान लाभ देने वाला होता है। इसके अलावा विषतुल्य कौन सा होगा, जिसके शरीर रूक्ष हो, ठीक है, यथोपेतम पुनर्मध्यम प्रसंगाध्ययन पीयते रूक्षाणि व्यायाम नित्येन विषवद्याति तस्य तत्, कि जो इसका शरीर रूक्ष है, जो नित्य परिश्रम करने वाला होता है, ठीक है, और जिस प्रकार की और चाहे जब कभी भी मदिरा प्राप्त हो जाए उसे बिना विचार के ही पी लेता हो, मतलब कोई टाइमिंग फिक्स नहीं हो उसकी मदिरा पीने की, कभी भी पी लेता है, कैसी भी पी लेता है, जो मिल जाए वो पी ली, तो वो सब क्या होते हैं, वो विष के समान हानि करने वाले होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना।
फिर उसके बाद मध्य का प्रभाव बता रखा है। मध्य का प्रभाव अपन पहले मध्य के 10 गुण और ओज के 10 गुण देखेंगे, फिर मध्य का ओजस पे प्रभाव देखेंगे। तो ये दोनों श्लोक याद कर लेना। तो लघु उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म अम्ल व्यवाय आशु गम एव च रूक्षम विकासी विशदम मध्यम 10 गुणम स्मृतम। कौन कौन से गुण हो गए 10? लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, अम्ल, अम्ल को गोला लगा देना, अंडरलाइन कर देना, व्यवाई, आशुग, रूक्ष, विकासी, विशद। ये 10 जो गुण होते हैं ये किसके गुण होते हैं? मध्य के। ओज के 10 गुण क्या बता रखा है? गुरु शीतम मृदु लक्षणम बहलम स्थिरम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिच्छिलम स्निग्धम ओजो 10 गुण स्मृतम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर आप ये श्लोक याद कर लो तो आप विष के भी 10 गुण याद कर सकते हो इससे, और मध्य के भी। क्यों? क्योंकि ओज के जस्ट विपरीत गुण होते हैं विष के, और मध्य और विष के गुणों में सिर्फ एक ये अंतर होता है कि मध्य में अम्ल रस होता है और विष में अव्यक्त रस होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। दोनों श्लोक आपको याद करने हैं। ठीक है, और फिर एक चीज़ और आप पीजी के लिहाज से याद कर सकते हो कि जो यहाँ पे मधुर और प्रसन्न बता रखे हैं ओज के गुण, उसकी जगह स्थूल और मंद अगर आता है तो वो ब्रंगण द्रव्यों के गुण हैं। तो आपको किन किन के गुण याद करा दिए मैंने? मध्य के 10 गुण, ओज के 10 गुण, इसके अलावा ब्रंगण द्रव्यों के 10 गुण और विष के 10 गुण। विष के 10 गुण की बात अपन ने पिछले चैप्टर में कर ली थी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। अब यहाँ पे एक दो पीजी में क्वेश्चन आ जाता है कि रेफरेंस बताइए ओज के गुणों का, कहाँ पर वर्णन है उसका। ठीक है, तो ये आपका रेफरेंस है चरक चिकित्सा चॉइस श्लोक नंबर 31। मध्य के गुण चरक और वाग्भट ने 10 बताए हैं और सुश्रुत ने 8 बताए हैं। अम्ल और लघु को जो है काउंट नहीं किया गुणों में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर हम आगे चलते हैं, मध्य का ओजस पर प्रभाव। अब अलग अलग गुणों का क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो अपन देखेंगे कि जब मदिरा पान किया जाता है तो अपने लघु गुण से वह ओज के गुरु गुण को नष्ट करता है। यहाँ पे गुरु लिखना भूल गया तो आप गुरु ऐड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे के और गुण के बीच गुरु ऐड कर लेना। तो गुरु गुण को, लघु गुण गुरु गुण को नष्ट करेगा। उष्ण किसको नष्ट करेगा? ऑब्वियसली शीत को। अम्ल किसको करेगा? मधुर गुण को। तीक्ष्ण होगा जो मृदु गुण को। आशुक होगा तो वो क्या है? स्रोतों में फैलते हो ओज के निर्मल गुण को या प्रसन्न गुण को नष्ट करेगा। ठीक है, रूक्ष स्निग्ध गुण को नष्ट करेगा। व्यवाई जो होता है, व्यवाई मतलब जो तेजी से शरीर में फैल जाए उसके बाद अपना एक्शन करे, तो वो उसको स्थिर गुण को जो है ये नष्ट करेगा। स्थिर मतलब एक जगह रहना, व्यवाई मतलब तेजी से सब जगह फैलना। विकासी गुण द्वारा श्लक्षण गुण को, विशद गुण के द्वारा पिच्छिल गुण को। विशद क्या होता है? साफ सुथरा। पिच्छिल क्या होता है? चिपचिपा। तो विशद द्वारा पिच्छिल गुण को, और सूक्ष्म गुण द्वारा बहल गुण को जो है नष्ट करता है। इस प्रकार जो है मध्य के 10 गुण ओज के 10 गुणों के विपरीत कर्म करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो अपन मद्य पीते हैं उससे ओजों के गुण, ओज के 10 गुण नष्ट हो जाने पर ओज में आश्रित मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार मदिरा जो है मद या नशे को उत्पन्न करती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। फिर रसवातादि मार्गाणाम सत्व बुद्धि इंद्रियात्मानाम प्रधानस्य ओजसत्वैश्च प्रधानस्य ओजसश्चैव हृदयम स्थानम उच्यते। ओज का स्थान क्या बता रखा है? हृदय। रसवात आदि मार्ग, सत्व यानी मन का, बुद्धि, इंद्रिय, आत्मा, इन सभी का स्थान परोज। परोज की मात्रा कितनी? अष्टबिंदु, याद है आपको? और अपरोज की अर्धंजलि ये आपको याद है, सॉरी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, अधिक मद्यपान का प्रभाव। तो अधिक मद्यपान करेगा अगर कोई व्यक्ति तो क्या होगा? अति पीतेन मद्येन विहतेन ओजसा चेतत, कि जो ओज है वो नष्ट हो जाता है। अब हृदयम याति विकृतिम तत्र स्था ये च धातव है, कि अब ओज नष्ट हो गया तो ओज नष्ट होने से उसका आश्रय हृदय भी विकृत होगा। तो हृदय विकृत होगा तो उसके अंदर जो भी आश्रित थे, सत्व, बुद्धि, इंद्रियां, आत्मा, उन सभी पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आश्रय जो विकृत हो गया तो आश्रय भी विकृत होंगे। ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, आश्रय भाव आपने पढ़ा ही होगा तो आप ये चीज़ समझ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन ने अधिक मद्यपान का प्रभाव भी अपन ने पढ़ लिया। अब इम्पोर्टेंट मद की 3 अवस्थाएं। क्या ज़्यादा मद्यपान कर ले तो उससे मद की स्थिति या नशे की स्थिति उत्पन्न हुई,
तो नशे की 3 स्टेजेस बता रखी है। ओजस्य विहते पूर्वो हृदय च प्रतिबोधिते, मध्यमो विहते अल्पे च विहते ते उत्तमो तु उत्तमो मद। ये 3 स्टेजेस बता रखी हैं। जब मध्य ओज का विघात नहीं करता और हृदय के आश्रित बुद्धि आदि अपने अपने कार्यों का प्रतिबोधन करते रहते हैं तो प्रथम मद होता है, अर्थात नशा की प्रथम अवस्था, मद की प्रथम अवस्था होती है। ठीक है। जब ओज में थोड़ी बहुत विकृति हो तो मध्यम मद, और जब विशेष रूप से ओज का विघात हो जाता है तो वो उत्तम मद कहलाता है। यानी 3 स्टेजेस बता दी। पहली स्टेज में अपन जो नॉर्मल पीते हैं, हाँ भाई आधा एक पैग लगा दिया हो गया अपना नॉर्मल, ठीक है, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है पहली स्टेज, जिसमें अपना शरीर एक एक चीज़, शरीर की इंद्रियां हो गई, चाहे मन हो गई, चाहे आत्मा हो गई, ठीक है, वो सब अच्छे से अपने कार्यों का प्रतिपादन कर रहे होते हैं। दूसरी स्टेज में ओज की थोड़ी विकृति होती है। अब थोड़ी विकृति कैसे, अपन लक्षण अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन यही है कि भाई चक्कर वक्कर आना, हाँ भाई होश ठिकाने नहीं रहना, वो हंस रहा है बिना मतलब या रो रहा है, तो ये सब द्वितीय स्टेज में आने लग जाएंगे। फिर थर्ड स्टेज आ जाती है जिसमें ओज का विशेष रूप से विघात हो जाता है। इसमें कई बार बेहोशी तक हो जाती है व्यक्ति को, ठीक है, क्या बोलते हैं मूर्छा या संन्यास की स्थिति में भी चल जाता है जो बहुत ज़्यादा मद्यपान करता है उसकी, ठीक है। फिर पैस्टिक मद्य के गुण बता रहे गए। पैस्टिक अन्न क्या होते हैं, जैसे मैदा वगैरह होता है जो बहुत ज़्यादा बारीक पीस होते हैं। तो चावल के आटे से बनाया हुआ मद्य ओज का विघात इस प्रकार नहीं करता, क्योंकि विकासी रूक्ष विशद ये गुण प्रधान रूप से इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर मद के लक्षण बता रखे हैं कि मद्य के अधिक सेवन करने से जब मद्य का गुण हृदय में प्रवेश हो जाता है तो हर्ष, प्यास की वृद्धि, प्रीति, सुख, मोह, निद्रा तक राजस तामस अनेक प्रकार के विकार मनुष्य के मन के अनुसार होते हैं। यह मद विभ्रम मद इस नाम से प्रसिद्ध है। तो मतलब कुल मिला के ज़्यादा मदिरा पान करता है तो क्या होता है, धीरे धीरे पहले बात तो मदिरा उष्ण होती है तो उसको प्यास लगती है, ठीक है। शुरुआती स्टेज में उसको कैसी हर्ष की स्टेज होती है, वो खुश हो जाता है, उसके अंदर के जो भी अवसाद वगैरह हैं वो दूर होते हैं। तभी तो आदमी कहते हैं जैसे कुछ भी बुरी स्टेज में होता है, उसके जैसे फैमिली के साथ बुरा हो रहा है या उसके साथ बुरा हो रहा होता है, ठीक है। जैसे अपन नॉर्मल स्टेजेस में देखते हैं ब्रेकअप वगैरह हो गया तो भी दारू पीने लग गए, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना तो वो उसमें आती है मद के लक्षण में कि भाई ये सब उसको गम भुलाने के लिए पी रहा है, कोई सुख की प्राप्ति के लिए पी रहा है, ठीक है, कोई शौक से पी रहा है, तो ये सब चीज़ें आ गई। तो वही बता रहा है हर्ष की स्थिति, या उष्ण होती है तो प्यास की वृद्धि, प्रीति, सुख, मोह, निद्रा, कईयों को नींद नहीं आती तो नींद लाने के लिए दारू पीते हैं, तो वो सब चीज़ें। इस दारू पीने से क्या होता है या मद्य पीने से क्या होता है, राजस और तामस अनेक प्रकार के जो मानसिक विकार भी हैं वो उत्पन्न होते हैं। अब मानसिक रूप से प्रभावित कर रहे हैं तो क्या होता है, लास्ट में मद की उत्पत्ति होती है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर 3 अवस्थाएं, प्रथम, मध्यम और अंत्य, ये 3 अवस्थाएं ये आप बात कर ही चुका हूँ मैं। अब इनके लक्षणों के बात करते हैं। तो प्रथम मध्य के लक्षण, प्रहर्षण है, प्रीतिकर है, पानान्न गुण दर्शक है, यानी हर्ष उत्पन्न करने वाली होती है, प्रीतिवर्धक होती है और अन्न पान के गुणों का दर्शक, कि जिस प्रकार का अन्न मनुष्य सेवन करता है उस अन्न पान के गुण शरीर में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। वाद्य गीत प्रहसानाम कथानाम च प्रवर्तक है, कि बाजा बजाना, गीत गाना, हंसी मजाक करना और अनेक प्रकार की कथा वार्ता में प्रवृत्ति रखना, ये सब किस्म होते हैं फर्स्ट स्टेज मध्य की, ठीक है, मध्य की प्रथम अवस्था में। न च बुद्धि स्मृति हरो विशेषु न चा अक्षमय, यानी अभी उसकी मेमोरी लॉस नहीं हुई है, अभी उसका दिमाग ठिकाने पर है, वो सब चीज़ें सुन रहा है, समझ रहा है, सब काम उसका नॉर्मल चल रहा है, इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण कर रही है। ये सब चीज़ अपने याद रखनी है किसमें, फर्स्ट स्टेज में। सुख निद्रा प्रबोधश्च प्रथम सुख दो मदय, कि उसकी निद्रा भी सुखपूर्वक आ रही है उसको, ठीक है, शयन करने में उसको सोने में कोई कष्ट नहीं हो रहा, ये सभी क्या है, फर्स्ट मद की लक्षण है और सुखों को देने वाले, ठीक है। सुख दो मद है कि सुखपूर्वक, अभी तक सब हेल्दी स्टेज में है, उसको मद्यपान का कोई नुकसान हुआ नहीं है, उसके लिए बस फायदे ही फायदे हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। अब मध्यम मध्य के लक्षण, अब क्या हो रहा है, ओज का थोड़ा विभ्रंश हुआ तो उससे क्या क्या हो रहा है, मुहुर स्मृति मुहुर मोह, कि अब उसको कुछ चीज़ें तो याद रह रही हैं, कुछ चीज़ें उसको याद नहीं रही है, बार बार कुछ भूल जाता है या कुछ चीज़ें अचानक से याद आ जाती हैं ऐसे।
व्यक्ता सज्जति वांग मुँह। ठीक है, अब यहाँ पे वांग मुँह मतलब कि कभी कभी तो बहुत बोलता है और कभी कभी ऐसा होता है बोलता तो है लेकिन उसकी बोली साफ नहीं होती, लड़खड़ाता है बोलने में, या अस्पष्ट रूप से, मतलब बिल्कुल क्लियर क्लियर बातें नहीं रखता है अपनी, ये सब होता है। फिर इसके अलावा युक्ता युक्त प्रलापश्च, कभी तो एकदम सही सही बात बोलता है, एकदम सटीक बातें बोलता है, जो है जो उसको बोलना है वही बोलता है। कभी कभी वो बोल नहीं पाता ढंग से, कभी उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल रहा है। तो ये सब युक्तायुक्त प्रलापश्च है। प्रचलना प्रचालयन मेवच, कि उसको क्या है, जो है सिर में चक्कर आने जैसी स्थिति होती है। ठीक है, स्थान पान अन्न सांकथ्य योजना से विपर्यया लिंगानि एतानि जानीयात जानियात शिष्टे मध्यमे मदे, कि भाई जैसे वो है एक स्थान पर बैठा रहना, जल पीना, अन्न खाना, कथा वार्ता कहना, इन सब क्रियाओं को कभी तो उचित रूप में करेगा और कभी अनुचित रूप में, मतलब उसके मिक्स लक्षण दिखेंगे। कभी तो वो एकदम सही सही रहेगा और कभी उसकी हालत बिगड़ी हुई सी लगेगी, कभी वो इधर उधर भाग रहा दौड़ रहा है, कभी गाना वाना बजा रहा है, कभी एकदम शांत एक जगह बैठा हुआ है। तो ऐसे उसके लक्षण बदलते रहते हैं। कभी वो पूरी तरह होश में होता है, कभी वो होश उसके ठिकाने पर नहीं होते। तो इस तरह से आप जो मानेंगे मिक्स स्टेज टाइप, वो है सेकंड स्टेज। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर एक होती है मध्यम और उत्तम के बीच की अवस्था। ठीक है, ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट याद रखना। मध्य की वैसे तो आचार्य चरक ने 3 स्टेज बताई है और वर्णन किसका किया है 4 स्टेजेस का। जो मध्यम और उत्तम के बीच की अवस्था है वो एक ट्रांजिएंट स्टेज की तरह है, कि उसके दौरान तो एक छोटा सा गैप जिसे अपन बोलते हैं मध्यम और उत्तम के बीच का। तो मध्यम मद उत्क्रम्यम मदम अप्राप्य च उत्तमम न किंचित न किंचिन्नात् शुभम कुर्युर्नराम राजस्तामसः किं मदम तादृशम विद्वान उन्मादमेव तारुणम गच्छेद अद्व नमस्वत्वम बहुदोषम आध्वगम। ठीक है, ये यहाँ पे बता रखा है। मतलब जब मध्यम अवस्था को जो लांग कर उत्तम अवस्था की ओर जब नहीं पहुंचा हो स्थान व्यक्ति, तो उसके संधि काल में हो, तो रजोगुण और तमोगुण से युक्त पुरुष, संसार में ऐसा कोई भी अशुभ कार्य नहीं है जिसे वह न कर सके। मतलब अब ऐसी स्टेज में हो चुका है वो ना तो बेहोश है ना होश में। इस वक्त वो जो भी गलत काम उसके दिमाग में आते हैं वो सब करता है। जैसे किसी को गाली वाली दे दी, किसी को मारपीट कर ली, ठीक है, और जैसे किसी को मतलब है ना परेशान कर रहा है, वो लूट रहा है, ठीक है, ये सब जितने भी गलत कर्म कर रहा है वो सब कर रहा है। ठीक है, किसी को मार दिया, ये सारे जो गलत कर्म है, वो ऐसा कोई कर्म नहीं है गलत जो वो नहीं कर सकता हो, ये सब काम वो कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। बहुत दोष वाले और विनाश की ओर ले जाने वाले मार्ग को जैसे कोई यात्री नहीं अपनाता, वैसे ही भयानक उन्माद की भांति अनेक दोषपूर्ण विनाशकारी इस मत को भला कौन विद्वान पुरुष ग्रहण करेगा। यानी ये जो स्टेज है ये वही पार करते हैं जिनमें बुद्धि नहीं होती है, जो मतलब राक्षस प्रवृत्ति के मान लो आप, जो मतलब बेकार व्यक्ति होते हैं, जिनको नशे की लत लग जाती है, इस टाइप के व्यक्ति होते हैं, वही इस स्टेज तक जाते हैं। ठीक है, फिर तृतीय मध्य के लक्षण। तो तृतीयम तु मदम प्राप्य भग्न दार्वी व निष्क्रिय। भग्न दार्वी व निष्क्रिय मतलब भग्न दार्वी एव निष्क्रिय, कि जो टूटी हुई लकड़ी है उसके अनुसार उसकी तरह जो है वो निष्क्रिय के समान होता है। मद मोह आवृत मना जीवन ऋषि मृतैर समय, कि भाई वो जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान होता है। रमणीया नाम से विषयान्न वेत्ति न स हर्जनम, कि चाहे उसके सामने शोभनीय विषय हो, चाहे अच्छे मित्र वर्ग हो, हितकर मित्र वर्ग हो, उनको भी वो पहचान नहीं पाता। मतलब ऐसी स्टेज में हो जाता है सामने कौन खड़ा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, उसको कोई होश नहीं होता है, वो एकदम होश खो चुका होता है अपने। ठीक है, यदर्थम पीयते मध्यम रतिम ताम न विंदति, कि भाई जो है वो उसको कुछ भी जो कार्य है उसमें उसका मन नहीं लगता है। ठीक है, उसको कुछ भी सुख, किसी भी काम से सुख प्राप्त नहीं होता है। या फिर अपन इसमें बात कर सकते हैं व्यक्ति मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या सुख है क्या दुख है, मेरे लिए कौन सी वस्तु हितकर है कौन सी अहितकर है, ऐसा कुछ भी नहीं जान पाता वो। ठीक है, इस प्रकार निंदनीय तृतीय अवस्था को
कौन विद्वान व्यक्ति मदिरा पान नहीं कर सकता, मतलब कौन करना चाहेगा? ज्ञानवान जो व्यक्ति है वो इस स्टेज तक वो जाना ही नहीं चाहेगा, वो ज़्यादातर प्रथम स्टेज पर ही रुक जाएगा। ठीक है। फिर तृतीय अवस्था प्राप्त सभी प्राणियों के लिए दूष्य या दोषयुक्त हो जाता है। सब व्यक्ति उसकी निंदा करते हैं, सभी जगत के प्राणी उसको ग्रहण नहीं करते हैं, उसके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, उसको अपने साथ रखना पसंद नहीं करते हैं। मध्य भविष्य में दुखदायी होता है, इसलिए दुखप्रय व्याधि को मनुष्य प्राप्त करता है। मतलब अविधि से जो अपन ने पढ़ा था विष प्रभाव, विषयुक्त होती है। ठीक है, तो विष के समान प्रभाव करती है, यही चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। तो एक बार तीनों स्टेज का अपन ब्रीफ में नॉलेज ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेज अच्छी स्टेज है, सुखद स्टेज है, सुखदो मध्य। ठीक है, प्रथम है सुखदो मध्य। यहाँ पे बता रखा है प्रथम मध्य की प्रथम अवस्था जो है वो सुखदायी होती है। इसमें हर्षकर होती है, प्रीतिकर होती है, जो अन्नपान है उनके गुणदर्शक होती है, मतलब आप जो भी खाओगे पियोगे वो शरीर को लगता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति खुश रहता है, नाचता है, गाता है, बजाता है, ये सब काम करता है। बुद्धि का इसमें कोई हरण नहीं होता, यानी वो जो भी है बुद्धि इंद्रियां अपने विषयों को अच्छे से ग्रहण करती है। फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है, मिक्स टाइप के लक्षण मिलते हैं। कभी तो वो एकदम सही रहता है, कभी वो बिगड़ा हुआ होता है, कभी उसको स्मृति रहती है, कभी उसकी स्मृति नाश हो जाती है। ठीक है, कभी वो क्लियरली स्पष्ट बोलता है, क्लियर कट बोलता है, कभी वो स्पष्ट नहीं बोलता, कभी वो लड़खड़ाता है बोलने में, कभी उसकी बोली बंद हो जाती है। ठीक है, युक्तायुक्त प्रलापश्चय, कि कभी तो वो प्रलाप करता है, कभी वो नॉर्मल रहता है ऐसा, और कभी वो मतलब युक्तिपूर्वक या मतलब जो है समझने लायक अच्छी बात करता है, कभी वो अयुक्तिपूर्वक या बेकार बातें करता है। फिर उसके बाद क्या है कि मतलब वो अपने स्थान पे कभी तो शांति से बैठा रहता है, जल पीता है, अन्न वन्न खाता है, इन सब क्रियाकलापों को कभी तो वो ढंग से कर लेता है, कभी वो अनुचित रूप में या कर ही नहीं पाता है। इस टाइप का सीन होता है जो मध्यम मद का लक्षण है। और फिर मध्यम और उत्तम मद के बीच का एक ट्रांजेंट स्टेज होती है, जिसमें क्या लिख रखा है कि उस व्यक्ति के लिए जो ट्रांजेंट स्टेज में है उसके लिए दुनिया में कोई भी ऐसा अशुभ कार्य ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकता हो, वो सब गलत काम कर सकता है, ऐसी स्टेज में होता है वो उपद्रवी अवस्था में आ जाता है, उपद्रव करता है वो तरह तरह के। फिर चौथी स्टेज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण आपको याद रखना, भग्न दार्वी एवं निष्क्रिय, कि व्यक्ति जो है टूटी हुई पेड़ से टूटी लकड़ी के समान जो है निष्क्रिय हो जाता है। इसके अलावा उसको कोई भी होश नहीं रहता है उसके आसपास क्या चल रहा है, वो क्या खा रहा है पी रहा है, उसके आसपास हितकर मित्र मंडली है या नहीं, वो लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उसको कोई होश नहीं होता है। उसको कौन सा कार्य करने से सुख होगा, कौन सा कार्य करने से उसको दुख होगा, कौन सा कार्य उसको करना चाहिए, कौन सा कार्य उसको नहीं करना चाहिए, उसके लिए क्या हितकर है अहितकर है, ये चीज़ें वो समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है तृतीय या उत्तम मद की अवस्था माननी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पीजी के हिसाब से। प्रेत्य चेह श्रेय श्रेयो मोक्षे च यत् परम मनः समाधौ तत्सर्वम आयत्तम सर्वदेहिनाम, कि जो मनः समाधि है यानी कि जो मन को कंट्रोल कर लेता है जो व्यक्ति, उसको क्या क्या लाभ होते हैं बताया है यहाँ पे, कि सभी शरीरधारी व्यक्तियों के लिए इस लोक में और मरने के पश्चात जन्मांतर में जो कल्याणकारी वस्तु है तथा मोक्ष में जो उत्तम श्रेय है उस सभी कुछ मन को समाहित करने पर ही निर्भर होता है। यानी कुल मिला के यहाँ पे मन को कंट्रोल करने की बात कही है कि आप जैसे मदिरा पान कर भी रहे हो तो मन को कंट्रोल में करते हुए एक विधि पूर्वक जो है मद्यपान करो, अविधि पूर्वक करोगे तो आपको नुकसान ही होगा। ये चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। इस प्रकार हमने मद की तीनों स्टेजेस एक बार रिवीजन भी कर लिए, पढ़ भी लिए। ठीक है, सुश्रुत ने भी मद की 3 स्टेजेस बताई हैं, पूर्वावस्था, मध्यमावस्था और पश्चिमावस्था बताई है। यहाँ पे माधव निदान की बात करें, मद की 4 स्टेजेस बताए हैं, यहाँ पे याद रखना। जैसे भग्न दार्वी एवं निष्क्रिय वर्ड आया है, कुछ कुछ वैसी ही बातें बताई है यहाँ पे सुश्रुत संहिता में मूर्छा प्रकरण में, नर है पद्धति काष्ठवत, कि जो व्यक्ति है वो लकड़ी के समान गिर जाता है। ठीक है, मूर्छा प्रकरण में। फिर काष्ठी भूतो मृतोपमम, ये संन्यास प्रकरण में चरक सूत्र 24 में आया है, काष्ठी भूतो मृतोपमम। ये पीजी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एक जैसे से वर्डिंग्स हैं, कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए यहाँ बताना जरूरी था। फिर मद्य के द्वारा मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, अपन इसकी पढ़ ही चुके कि मद्यपान अधिक करते हैं तो उससे ओज नष्ट होता है, ओज नष्ट होता है तो ओज का स्थान हृदय नष्ट होता है, हृदय में विकृति आएगी तो हृदय में रहने वाले जो आश्रय हैं विभिन्न, उनमें विकृति आती है। हृदय में रहने वाले आश्रयों में सत्व है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। ठीक है, इंद्रियों के मतलब जो है इंद्रियातीत
मन, ये सब, ठीक है। तो ये सब मन में वो हृदय में आश्रित होते हैं। तो यहाँ पे सत्व का भी क्षोभ होगा, मन का क्षोभ होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रखा है। फिर मदात्य के लिए आया महादोषम महागदम, ठीक है। महागद में आपको रक्तपित्त में बता चुका, कहाँ कहाँ वर्णन है, तो वो चीज़ आप याद रखिएगा। रक्तपित्त में, शोथ में, मदात्य में, ठीक है, तत्वाभिनिवेश में, एको महागदम, तो वो चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर मद्यपान के दोष बता रखे, ज्ञान विज्ञान को समझ नहीं पाता है, उसकी बुद्धि शक्ति नष्ट हो जाती है, सात्विक गुणों से रहित हो जाता है, ठीक है। और मद्य से अंधे, कल्याण करने वाले सभी वस्तुओं से रहित हो जाते हैं, ठीक है। मतलब उसको कोई भी तरह का इहलोक परलोक जो है फल प्राप्त नहीं होता, उसको सब हर तरह से नुकसान ही होता है। अब मद्यपान जन्य रोग बता रखे हैं, मोह हो गया, भय, शोक, क्रोध, मृत्यु जो होती है वो मद्य में आश्रित होती है। उन्माद के साथ साथ मद, मूर्छा, अपस्मार, अपतानक रोग में भी आश्रित रहता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। फिर स्मृति विभ्रंश तंत्र कि जो अति अधिक मद्यपान करता है तो उससे उसकी स्मृति भी विभ्रंश, स्मृति नष्ट का भी वो कारण होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। फिर उपयुक्त दोष अहितकर मद्य के, ठीक है, विधि से रहित हो गई, अहितकर हो गई, अधिक मात्रा में जो मद्य पीता है उसमें क्या है, अनेक महादोष उत्पन्न होते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर हितकर मद्य स्वभाव से अन्य तुल्य गुणकारी होती है। तो अयुक्ति युक्तम रोगाय युक्ति युक्तम यथा अमृतम, ये वर्ड याद रखना, रेफरेंस पूछ लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। ये यहाँ पे क्या बता रखा है कि युक्तिपूर्वक आप मद्यपान करोगे तो वो अमृत के समान होगी, और अयुक्तिपूर्वक आप मद्यपान करोगे तो वो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप हितकर मद्य के अमृत तुल्य स्वभाव के बारे में आप जान सकते हैं। फिर यहाँ पे ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, युक्तिपूर्वक विष भी सेवन से रसायन है। तो प्राणभृतामन्नम यद युक्त्या निरहन्ते सून विषम प्राण हरम तच्च युक्ति युक्तम रसायनम। जिसने यहाँ पे बता रखा है कि प्राणियों का प्राण अन्न होता है, लेकिन उसका अगर आपने अविधि पूर्वक सेवन किया तो वो आपके प्राणों को नष्ट करने वाला होता है। जबकि विष वो तो प्राणनाशक है, लेकिन उसका अगर आप युक्ति पूर्वक प्रयोग करते हो या विधि पूर्वक प्रयोग करते हो तो वो रसायन की तरह काम करता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर युक्ति पूर्वक मद्यपान के गुण बता रखे हैं, ठीक है, कि हर्ष उत्पन्न करने वाला, ऊर्जा देने वाला, संतोष उत्पन्न करने वाला, पुष्टि, आरोग्य, उत्तम पुरुषार्थ को देने वाला होता है। इसके अलावा क्या क्या करता है, रुचिकारक होता है, जाठराग्नि दीपक होता है, हृदय के लिए हितकर होता है। जाठराग्नि दीपन अम्ल रस के कारण करेगा, ठीक है। स्वर वर्ण को साफ करने वाला होता है, शरीर को तृप्त बल को बढ़ाने वाला, भय शोक श्रम को दूर करने वाला होता है, सुखपूर्वक निद्रा लाने वाला होता है, ठीक है। वाणी को उत्तम रूप से निकालने वाला होता है, जिनको निद्रा अधिक आती है उनकी निद्रा दूर करने वाला होता है, स्रोतो विबंध को नष्ट करने वाला होता है, जिसके कब्ज वगैरह हो रही हो, ठीक है, तो विबंध हो रखा उसको नष्ट करने वाला होता है। या बद्ध बंधन क्लेश आदि से आदि के कारण उत्पन्न होने वाले दुखों के अनुभवों को सहन करने की जो है शक्ति देता है, ठीक है। फिर मैथुन या रति के समान जो है शक्ति बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। हर्ष उत्पन्न करेगा तो हर्ष उत्पन्न होने से क्या है कि रति में मतलब अच्छा रहेगा, उसके लिए लाभकारी होगा वो, ठीक है। इंद्रियों अपने विषयों को ग्रहण करने में अधिक समर्थ हो जाती हैं, लेकिन ये सभी कब लाभ है, जब आप युक्ति पूर्वक मद्यपान करो तो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि मद्य सेवन में आनंददायक वस्तु है, कि युवा या वृद्ध पुरुषों को मद्य पीने के बाद प्रथम मद की अवस्था में अभिलाषित 5 ज्ञानेंद्रिय के अर्थ शब्दादि विषयों को ग्रहण करने में आनंद प्राप्त होता है, ठीक है। उस आनंद की उपमा संसार में भी नहीं है। यानी अगर आपने विधि पूर्वक मद्यपान किया और प्रथम स्टेज तक ही किया है तो आपको विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं उससे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, साथ ही आपको आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। और मद्य सेवन दुखनाशक, वो है ना, गाने भी हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तो उसी टाइप से है कि जो ज़्यादा दुखी रहता है तो उसके दुख को, उसको शोक से संतप्त है, उस शोक से मुक्ति दिलाने का भी एक मार्ग मद्यपान है, लेकिन युक्तिपूर्वक मद्यपान, ये चीज़ आप याद रखना। फिर षट्रिक का वर्णन बता रखा है, अन्न पान व्यय रोग बल काल, ये षट्रिक है। इसके अलावा त्रिदोष हो गए और 3 प्रकार के जो है मानसिक सत्व हो गए। इस प्रकार जो है षट्रिक और अष्टत्रिक का वर्णन है,
तो ये विमर्श अच्छे से याद कर लेना। षट्रिक क्या है? अन्नत्रिक यहाँ पे क्या है? वात पित्त कफ कारक, ठीक है। पान वात पित्त कफ कारक। वय बाल्य युवा वृद्धावस्था। व्याधि मृदु मध्य दारुण। बल उत्तम मध्यहीन। काल शीतोष्ण वर्षा काल। ये 6 त्रिक हो गए, षट्रिक। और उसके बाद वात पित्त कफ और सत्व रज तम, 3 प्रकार के सत्व बता दिए, सात्विक रासिक और तामस। ये अष्टत्रिकों का वर्णन हो गया, ठीक है। फिर युक्तिपूर्वक मद्यपान की परिभाषा का बता रखे, किस प्रकार के मद्यपान को युक्तिपूर्वक कहा जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पे बात है। तेषाम त्रिकाणाम अष्टानाम योजनाम युक्तिरुच्यते यया युक्तिया पिबेन मध्यम मध्य दीपनैर्युज्यते। यानी इन 8 त्रिकों का जो विधि पूर्वक विचार करके मद्यपान में प्रवृत्त होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? युक्तिपूर्वक मद्यपान कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर मद का सत्व पर प्रभाव बता रखा है। प्रथम मद में सत्व प्राय क्या होता है? प्रबुद्ध होता है, ठीक है। द्वितीय और तृतीय मध्य में सत्व का जो है वो अव्यक्त स्टेज में चल जाता है। सत्व कौन होता है? जो अपन को सही गलत का अच्छे से ज्ञान करवाने वाला होता है। राजा और तम क्या होता है? मानसिक दोष होता है। सत्व दोष नहीं होता, सत्व प्रकृति होती है, ठीक है। तो वो चीज़ आप याद रखिएगा। तो मद का सत्व पर क्या प्रभाव होगा? प्रथम स्टेज में तो सत्व को बढ़ाने वाला होता है, प्रबुद्ध करने वाला, प्रबोधक और प्रकाशक होता है मन का, ठीक है। वो चीज़ आप याद रखने। और लेकिन द्वितीय और तृतीय स्टेज में मन को प्रभावित करता है, उसमें विकृति उत्पन्न करता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पे बता रखा है कि मध्य मन का प्रबोधक भी और प्रकाशक भी है। तो वर्षा, ये उपमा दे रखा है, वर्षा के होने से खेती जाग उठती है, यानी खेती का जीवन वर्षा है। अग्नि सुवर्ण आदि धातुओं के उत्तम मध्यहीन गुण को बताने वाली होती है। अग्नि जो है वो सुवर्ण आदि धातुओं के, क्योंकि अपन जो स्वर्ण आदि धातुएं हैं उनकी टेस्टिंग अपन किससे करते हैं? अग्नि से करते हैं। तो वही है यहाँ पे कि उनकी जो क्वालिटी है उसको बताने वाली कौन होती है? अग्नि। इसी प्रकार मन की प्रबोधक, प्रबोधक मतलब उसको बताने वाली, ठीक है, बोध कराने वाली, किस प्रकार का मन है। तो मदिरा सभी प्रकार के मन, सात्विक हो चाहे राजसिक हो चाहे तामसिक हो, उनको बताने वाली, प्रबोधक बताने वाली। प्रकाशक मतलब उनके जो है उनको प्रबुद्ध करने वाली जो है वो मध्य होती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर आगे मध्य प्रकृति दर्शक है कि हीन मध्य उत्तम रूप के व्यक्ति का दर्शक होती है मध्य, ठीक है। यानी प्रकृति किससे होती है? सत्व से। तो सत्व को जब बता रही है तो वो प्रकृति को भी बताएगी। ये चीज़ आप याद रखना। फिर ये आगे की चीज़ें आप एक रीडिंग मार लेना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर मदाभ्यासी को मद्य प्रभाव देर से होता है। अब जिसको रेगुलर मद्य पीने की आदत है तो उसको वही है ना, अपन कहते हैं जो रेगुलर पीता है उसके दारू चढ़ती नहीं है। तो वही बात यहाँ पे बता रखी है कि जो मद्यपान का रेगुलर अभ्यास करता है उसको मद्य अभ्यास में होने के कारण साथ में हो जाती है और उसका प्रभाव, उस मद्य का प्रभाव उस व्यक्ति पे जल्दी से पड़ता नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पे मदात्य के 4 भेद हैं। मदात्य को मॉडर्न कोरिलेशन किससे गया? अल्कोहलिक लिवर डिजीज से। 4 प्रकार, वात पित्त कफ और सन्निपात। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम मद्यपान करने के अयोग्य प्राणी। जो व्यक्ति भूख प्यास और जो अपने बल रहित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा रूक्ष अल्प प्रमित आहार करते हैं, सत्व जिनका दुर्बल होता है, ठीक है, जो क्रोधी स्वभाव के होते हैं, क्षीण होते हैं, ये सब जिनमें क्या है निद्रा भी जिनको प्रॉपर नहीं आ रही होती है, ठीक है, जो मद के वशीभूत हो जाते हैं, वो सब जो है मदिरा पान के अयोग्य होते हैं, ठीक है। मन यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। शुद्ध पिपासा से पीड़ित, दुर्बल, वात पित्त प्रकृति के, ठीक है, जिनका मन दुर्बल हो, क्रोधी हो, ठीक है, जो शीघ्र यान्ति मद्येन मानवा, कि उनमें जो है नशा क्या है, मद के जो है प्रभाव वो शीघ्र दिखाई देता है। ये चीज़ आप याद रखना। अब आता है मदात्य प्रकरण। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए वीडियो बड़ा हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपन ने क्या क्या बात की, एक बार 2 मिनट में और ब्रीफ में अपन देख लेते हैं कि अपन ने आज क्या क्या बात की है। तो सबसे पहले मद्य की निरुक्ति के देख ली कि विभिन्न प्रकार के मद्य होती है, ठीक है। उनमें भी एक सामान्य लक्षण होता है, सामान्यात मद लक्षणम, तो वही इसकी निरुक्ति है
कि अनेक प्रकार के होने के बाद भी मद्य का एक सामान्य लक्षण होता है मद उत्पन्न या नशा उत्पन्न करना। ठीक है, मद्य सेवन के अनेक लाभ बता रखे हैं कि युक्तिपूर्वक अगर आप सेवन करते हो तो वो शरीर को पुष्ट करने वाली होती है, अग्नि का दीपन करने वाली होती है। ठीक है, मन को प्रबुद्ध करने वाली होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। ठीक है, मद्यपान की विधि बता रहे कि साफ सुथरे हो जाओ, स्नान कर लो, चंदन आदि का लेप लगा लो, सुगंधित वस्त्रों की पुष्पों की माला धारण कर लो, रत्न आदि की माला धारण कर लो, प्रकृति के अनुसार, ये ऋतु के अनुसार शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण कर लो। ठीक है, ऐसे स्थान पर बैठो जैसे वहाँ अच्छा माहौल हो रखा हो। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर मद्य और ओज के गुण अपन ने बात कर ली कि मद्य के गुण कौन कौन से 10 गुण बता रखे हैं। उनमें एक अम्ल भी गुण होता है, व्यवाही विकासी वगैरह ये सब गुण होते हैं। ओज के गुण बता रखे हैं। ठीक है, फिर मद्य के ओजस पर जस्ट विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। ओज के 10 गुणों को मद्य के 10 गुण नष्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि हृदय जो है वो सत्व, आत्मा, बुद्धि, इंद्रियां, ठीक है, इसके अलावा जो है ओज परोज का इनका आश्रय होता है। ठीक है, ओज में किसी प्रकार का विभ्रंश होगा तो हृदय में विभ्रंश होगा, हृदय में विभ्रंश होगा तो हृदय में आश्रित जितने भी आश्रय है उन सब की विकृति होगी। मद्य के जो है गुण अपन ने देख लिए, षट्रिक और अष्टत्रिक का वर्णन अपन ने देख लिया, मद्यपान के अयोग्य अपन ने देख लिए। अब अपन मदात्य प्रकरण अगले वीडियो में देखेंगे। मदात्य की चिकित्साएं, अनुतर्स चिकित्सा, पंचाम्ल द्रव्य, अष्टांग लवण, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। कुछ चीज़ समझ में नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, समझ में आया है तो भी कमेंट करें। ठीक है, ताकि हमें पता तो लगे कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है नहीं, हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आपके कमेंट बिल्कुल नेग्लिजिबल से आते हैं, देखते वीडियो बहुत लोग हैं पर कमेंट कोई नहीं करता। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।